हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ग्रामपुर कहकर एक गांव में शारदा नामक एक गरीब औरत अपनी बूढ़ी माँ पल्लवी के साथ रहा करती थी। शारदा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती और वो गांव के एक गार्डन में जाकर ठेला लगाकर उस खाने को बेचा करती। गार्डन में आने वाले सभी बच्चे, बूढ़े, नौजवान और बाकी लोग उस खाने को मजे से खाया करते। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये खाना खाकर तो मैं तृप्त हो गया। आहा, क्या दही भल्ले हैं। लेकिन ये बिरयानी, ये कैसी बिरयानी है? क्या हुआ भाई साहब, आपको पसंद नहीं आई क्या ये बिरयानी? नमक या मिर्च ज्यादा पड़ गई है क्या? अरे शारदा बहन, ये बिरयानी तो अमृत है, अमृत। भाई वाह, मजा ही आ गया। जी, आपने तो एक पल के लिए डरा ही दिया था। शारदा के ठेले पर बच्चों के पसंद के नूडल्स, बर्गर्स और पिज्जा भी मिलते, जिन्हें खाकर बच्चे भी बहुत खुश होते। शारदा एक विधवा महिला थी जिसके पति की मृत्यु एक मिल के बॉम्ब ब्लास्ट में हुई थी। उसके बाद वो अपनी बूढ़ी माँ पल्लवी के साथ ही रहती। शारदा बिटिया, तू बस जब देखो तब भागती ही रहती है, भागती ही रहती है। तुझे भी अपने बेरंग जीवन में खुशियों के रंग डालने चाहिए बेटा। सुबह उठकर गार्डन में ठेला लगाने जाती है और रात में आ जाती है, फिर मेरी सेवा करके सो जाती है। इसी में अपना जीवन बिता देगी क्या तू? हाँ माँ, मैं जिस तरह का जीवन जी रही हूँ ना, वो बेरंग नहीं है, उसमें खुशियों के रंग हैं और मैं इस जीवन के जीते हुए बहुत खुश हूँ। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और उसी काम से मैं पैसे भी कमाती हूँ। और आपको तो पता ही है ना, मुझे दूसरों को खाना खिलाना कितना पसंद है। दूसरे जब मेरे हाथ का खाना खाकर अच्छा महसूस करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शारदा और पल्लवी दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। शारदा सुबह 4 बजे उठकर ही सारी तैयारियां करने लगती है और 6 बजे गार्डन की ओर निकल पड़ती है। वो सुबह के समय अपने ठेले पर नाश्ता बेचती और दोपहर से लेकर रात तक खाना बेचती। बूढ़े व्यक्ति जॉगिंग और योगा करके उसके हाथ के नाश्ते को खाकर उसकी खूब तारीफ करते। अरे वाह, क्या पोहे बनाए हैं बेटी। ये सेब और निचोड़े हुए नींबू का स्वाद इस पोहे में 4 चांद लगा रहे हैं बेटा। हाँ बेटी, ये फाफड़ा जलेबी तो भाई वाह, मजा ही आ जाता है खाने में। मेरे पोता पोती को बहुत पसंद है, मुझे ये पार्सल दे दो ना। जी काकी जी, अभी देती हूँ। शारदा गार्डन में ठेले पर खाना बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाती और उससे उसका गुजारा हो जाता। वो ठेले से कमाए पैसों में से हर महीने आधे पैसे साइड में इकट्ठा करती। भगवान की कृपा से एक दिन में ढेर सारे पैसे कमा लूंगी और एक बड़ा सा ढाबा भी खोलूंगी। हाँ बेटी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरा ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो और तू जीवन में खूब तरक्की करे। धन्यवाद माँ। एक दिन शारदा के ठेले पर 2 आदमी आते हैं। वो सरपंच के आदमी होते हैं। ओ ठेले वाली, चल निकल यहाँ से। तेरे पिताजी का गार्डन नहीं है ये गार्डन सरपंच साहब ने बनाया है और सरपंच साहब के आदमी हैं और उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि अगर तूने आज शाम तक अपना ठेला बंद नहीं किया तो फिर हमें न चाहते हुए भी तुम्हारे ठेला तोड़ना होगा और तुम्हें इस गांव से बाहर निकालना होगा। भाई साहब ऐसा मत कीजिए ना। इस गार्डन में ही मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होती है। मुझे यहाँ से मत निकालो ना। मैं एक विधवा हूँ, मेरी एक बूढ़ी माँ है, हम संभालने वाला कोई नहीं है। भाई साहब, मुझ गरीब पर दया करो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। शारदा उन आदमियों के सामने हाथ जोड़ती है और बिलक बिलक कर रोती है। लेकिन फिर भी वो दोनों आदमी टस से मस नहीं होते और वो दोनों उसका ठेला बंद करवाने लगते हैं। वो बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते घर आती है। क्या हुआ शारदा बेटा, तू रो क्यों रही है मेरी बच्ची? माँ, वो सरपंच के आदमी मेरे ठेले पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आज के बाद गार्डन में ठेला मत लगाना, वरना वो लोग मेरे ठेले को तोड़ देंगे और मुझे इस गांव से बाहर निकाल देंगे। अपनी बेटी को रोते देख पल्लवी भी रो पड़ती है और वो उसे अपने सीने से लगाती है। शारदा बिटिया, शांत हो जा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा।
वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या अच्छा हुआ माँ? हाँ, इन सब में क्या अच्छा हुआ बताइए ना, क्या अच्छा हुआ है? शारदा बहुत हताश हो चुकी थी, लेकिन रो रो कर वो दिन के अंत में अपने आंसुओं को पोंछती है और हिम्मत रखकर वो मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं माँ, अगर किस्मत को यही मंजूर है तो यही सही। अब ठेला ना सही, लेकिन मैं घर से ही टिफिन बनाकर बेचूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि इसमें मेरी उतनी कमाई नहीं हो पाएगी जितनी गार्डन में ठेला लगाकर होती है, लेकिन मुझे काम करना है, फल तो मुझे मेरे भगवान दे ही देंगे। ये हुई ना बात, ये है असली शारदा। शारदा हिम्मत जुटाकर अगले दिन से एक नई शुरुआत करती है। वो अब घर पर ही अपने हाथों से पेंटिंग करके पोस्टर्स बनाती है और उन्हें गांव के हर गली में जा जाकर चिपका देती है। और वो घर बैठे ही लजीज खाना पकाती है और उसे टिफिन्स में पैक करके ग्राहकों को बेचा करती। लेकिन 2 हफ्ते हो जाते हैं और उसके ग्राहक बढ़ते ही नहीं। 2 हफ्ते में उसके टिफिन सर्विस में सिर्फ 8 से 10 ग्राहक ही आए थे। शारदा निराश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को जारी रखती है। थोड़े ग्राहक हैं तो क्या हुआ, मैं थोड़े ग्राहकों के होते हुए भी अपना काम करना नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने काम को पूरी निष्ठा से करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। बहुत खूब बेटी, अच्छा मैं कुछ मदद करूं तेरी? नहीं माँ, आज मैं बूंदी के लड्डू बना रही हूँ, आपको बस उन्हें चखने का काम करना है और मुझे बताना है कि वो कैसे बने हैं। शारदा बिटिया, अब वो लड्डू तू बनाएगी तो अच्छे ही बनाएगी ना। मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, क्योंकि तुझ पर स्वयं माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। एक दिन सरपंच की बीवी अनामिका अपनी कार से शारदा के घर के रास्ते से जा रही होती है। तभी उसे शारदा के घर की खिड़की से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है और वो बहुत खुश हो जाती है। गाड़ी रोको ड्राइवर, मैं जरा आई जाकर। ठीक है मेम साहब। अनामिका शारदा के घर पर जाती है और तभी शारदा और पल्लवी उसे देखकर चकित हो जाते हैं। अनामिका जी आप? नमस्ते, मुझे माफ करना, मैं यूं बिना बताए तुम्हारे घर में घुस गई, लेकिन मुझे तुम्हारे घर से खाने की बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी और उस खुशबू ने यहाँ खींच कर मुझे लाई है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो लगता है, क्या मैं थोड़ा सा खाना चख कर देख सकती हूँ? वो जी क्यों नहीं, आप बैठिए ना। शारदा, मैं कमला के यहाँ से कुर्सी लाती हूँ। नहीं नहीं पल्लवी बहन, आप चिंता मत कीजिए, मैं फर्श पर बैठ जाऊंगी चटाई बिछाकर। अनामिका शारदा के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी खूब तारीफ करती है। उफ, क्या खाना बनाया है तुमने शारदा, सच में यकीन नहीं होता कि तुम जैसी जवान औरत इतना बढ़िया खाना बना सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी, लेकिन एक बात है जो मुझे आपको बतानी है, जिससे शायद आप बेखबर हो। शारदा अनामिका को सब कुछ बता देती है, कैसे अनामिका का पति यानी सरपंच ने उसे गार्डन से निकाल दिया और अब वो कहीं ठेला नहीं लगा सकती। ये सुनकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें साफ साफ इजाजत देती हूँ कि तुम कल से गार्डन में अपना ठेला लगाओ। ठेला क्यों, मैं तो कहती हूँ तुम अब एक ढाबा खोलो, वही सही रहेगा। चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। नहीं नहीं अनामिका जी, मैंने ढाबा खोलने के लिए पैसे जुटा लिए हैं, सिर्फ इजाज़त की ज़रूरत है। आपका लाख लाख धन्यवाद। शारदा उस गार्डन में अपना ढाबा खोलती है और उसका गार्डन ढाबा थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छी तरह चल पड़ता है और वो बहुत तरक्की करती है। 10 साल की स्वरा अपने माता पिता राकेश और कमला के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता दोनों मजदूरी करते थे। वो बहुत मेहनत करते और अपनी बेटी स्वरा को पालते। ये लो स्वरा, तुम्हारे लिए हमने ये केक लाए हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना बच्ची? ये लो, जन्मदिन मुबारक हो मेरी बच्ची। जन्मदिन मुबारक हो मेरी लाडो। स्वरा केक को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो अपने माता पिता के गले लगती है और खुशी से झूमने लगती है। आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे माँ पापा हो, धन्यवाद माँ पापा। चलो चलो, अब जल्दी से केक काटते हैं, वरना ये ठंडे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसे खाने का मजा भी नहीं आएगा। हाँ हाँ माँ, चलो चलो। तीनों मिलकर केक काटते हैं और इस तरह गरीबी में भी राकेश और कमला स्वरा की हंसी को बरकरार रखते हैं।
स्वरा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसे स्वादिष्ट खाना भी बनाना आता। 10 साल की उम्र में ही वो ढेरों पकवान पका लेती, लेकिन उसके हाथ का अंडा ऑमलेट तो सभी का पसंदीदा होता है। एक दिन जब राकेश और कमला को कंस्ट्रक्शन साइट से घर लौटने में देरी हो जाती है, तभी स्वरा उन दोनों के लिए बढ़िया सा अंडा ऑमलेट बनाती है, जिसे खाकर राकेश और कमला बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह स्वरा बिटिया, तुम तो अपनी माँ से भी अच्छा खाना बनाने लग गई हो, और वो भी इस छोटी उम्र में ही। सच में लाडो, तेरे हाथ का अंडा ऑमलेट खाकर मैं खुद हैरान हूँ। तू इतना अच्छा अंडा ऑमलेट बना कैसे लेती है? कोई जादुई छड़ी है क्या तेरे पास? नहीं माँ, जादुई छड़ी तो नहीं, लेकिन आप दोनों का आशीर्वाद है, जिसके कारण ही मैं इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ। वाकई में कमला, हम दोनों बहुत भाग्यवान हैं कि हमें स्वरा जैसी बेटी मिली। भगवान तुझ जैसी बेटी सभी को दे। और साथ ही भगवान आप दोनों जैसे माँ पापा भी सभी को दे। स्वरा अपने माँ पापा के साथ एक सुखद जीवन बिता रही थी, लेकिन एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट के तीसरे माले पर काम करते वक्त कमला नीचे गिर जाती है। कमला! राकेश कमला को बचाने जाता है, लेकिन गीले कीचड़ से फिसलकर वो भी तीसरे माले से नीचे गिरता है और उस दिन दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है। स्वरा को जब ये पता चलता है तो वो भाग भाग कर कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है और खून से सने हुए राकेश और कमला को देख स्वरा टूट जाती है और वो दहाड़े मारते हुए रोती है। माँ! पापा! उठो ना माँ, पापा! आपकी लाडो आपको पुकार रही है माँ। सुनो ना मेरी पुकार माँ, उठो ना माँ। माँ, पापा, आप दोनों मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। स्वरा अपने माँ पापा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। स्वरा का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, जिस कारण आस पड़ोस के लोग उसे एक अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। अनाथ आश्रम में जाने के बाद वो बाकी अनाथ बच्चों के साथ रहने लगती है। वहां पर उसकी एक सहेली बनती है जिसका नाम मधु होता है। मेरे भी माँ पापा एक ट्रेन एक्सीडेंट में मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए। उसके बाद मेरे चाचू ने मुझे यहाँ अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें मुझे संभालना नहीं था। हमारी किस्मतों के साथ बहुत खिलवाड़ किया है ऊपर वाले ने, लेकिन अब यही हमारा जीवन है। मुझे इस अनाथ आश्रम में अच्छा नहीं लग रहा है मधु। मुझे माँ पापा के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। रो मत स्वरा, तुझे हिम्मत रखनी होगी। स्वरा के लिए अनाथ आश्रम में रहना इतना भी आसान नहीं था। उस आश्रम में उसे ठीक से खाना भी नहीं मिलता तो बेस्वाद और अस्वच्छ खाना। अनाथ आश्रम वाले उनसे खूब काम कराते। वहाँ के कुछ बच्चे बहुत बुरे होते हैं जो स्वरा और मधु को बहुत परेशान करते। वो स्वरा के कपड़ों को कचरे में फेंक देते हैं। ओए स्वरा की बच्ची, वो देख, तेरे कपड़े अब अलमारी से सीधा कचरे में। खुद को बहुत होशियार समझती है ना स्वरा, इसके साथ तो यही होना चाहिए है। मैं तो कहता हूँ इसे भी कचरे में डाल देते हैं। हाँ। बस करो तुम लोग, वरना मैडम के पास जाकर तुम मूर्ख लोगों की शिकायत करूंगी मैं। ओए मधुमक्खी, तू चुप कर, ज्यादा चम्मच मत बन इस स्वरा की, वरना चम्मच से मार मार कर तेरा मुंह लाल कर दूंगी। आई बड़ी मैडम के पास जाकर शिकायत करने वाली। वो लोग स्वरा की चोटी खींचते हैं और जमीन पर तेल गिराकर उसे गिराते और उसके साथ खूब अत्याचार करते। एक दिन तो वो उसके खाने में मरा हुआ कॉकरोच भी डाल देते। स्वरा रात में खूब रोती। मुझे नहीं रहना इस नर्क में, यहाँ सब लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैडम भी उन्हें कुछ नहीं कहती। अगर मेरे माँ पापा होते तो उन्हें मार मार कर मोर बना देते। स्वरा, वो लोग ऐसे ही हैं। यहाँ आने वाले हर एक नए बच्चे के साथ वो लोग ऐसे ही पेश आते हैं। स्वरा और मधु दोनों साफ सफाई का काम करते थे, लेकिन उसको साफ सफाई के काम से खूब एलर्जी होने लगती है। वो खांसती और बीमार पड़ जाती है। तभी सुशीला मैडम उससे कहती हैं, स्वरा,
अगर तुमसे साफ सफाई का काम नहीं हो पा रहा है तो तुम कोई और काम करो बेटा। बोलो क्या काम कर सकती हो तुम? मैडम, क्यों ना मैं खाना बनाने का काम करूं? मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, खासकर अंडा ऑमलेट। लेकिन बच्चे खाना कैसे बना सकते हैं? इस आश्रम की दाई माँ खाना पकाती हैं। मैडम, मुझे खाना बनाने का काम दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम कल से सबका खाना बनाना, ओके? स्वरा अब अनाथ आश्रम में सबका खाना बनाने लगती है और सभी को उसके हाथ का व्यंजन बहुत पसंद आता है। सभी उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं और मैडम को भी उसके हाथ का बना अंडा ऑमलेट बहुत पसंद आता है। अरे वाह स्वरा, तुम तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट और लजीज खाना बनाती हो। और ये तुम्हारे स्टाइल का स्पेशल अंडा ऑमलेट, ये भी बहुत अच्छा है। तुम इसी उम्र में इतना अच्छा खाना बना लेती हो। तुम अपनी इस कला के बलबूते जीवन में बहुत आगे जा पाओगी बेटा। तुम यहाँ इस अनाथ आश्रम में क्या कर रही हो? हाँ स्वरा, तू सच में बहुत बढ़िया अंडा ऑमलेट बनाती है। लेकिन अब तो मैं इस आश्रम में कैद हो गई हूँ ना, अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? मैं तुम्हें जाने दूंगी और तुम्हारा ध्यान भी रखूंगी। मेरे पति का अंडा शॉप है, वहां से मैं तुम्हें अंडे दिया करूंगी और तुम ठेले पर अंडा ऑमलेट बेचना शुरू करो और दिन भर बेचकर रात में मेरी नानी के पास रहो। कुछ महीनों बाद जब तुम अच्छे खासे पैसे कमा लोगी तभी तुम मुझे पैसे देना। ठीक है ना? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है। धन्यवाद सुशीला मैडम। सुशीला के कारण स्वरा की जिंदगी अब एक नया मोड़ लेती है। सुशीला स्वरा को रोजाना अपने पति के दुकान से अंडे दिया करती और ठेला खरीदकर स्वरा उस ठेले पर अंडा ऑमलेट बेचा करती। अंडा ऑमलेट, स्वादिष्ट और मजेदार अंडा ऑमलेट, एक अनोखे स्टाइल और अनोखे अंदाज में। आइए आइए, अंडा ऑमलेट खाइए। अंडा ऑमलेट, अंडा ऑमलेट। अरे वाह, इतना बेहतरीन और बढ़िया अंडा ऑमलेट मैंने पहले कभी नहीं खाया। मजा ही आ गया इसे खाकर तो। मुझे एक और अंडा ऑमलेट देना स्वरा। हाँ हाँ, मुझे भी एक और देना। बहुत ही स्वादिष्ट है ये अंडा ऑमलेट तो। स्वरा अब अंडा ऑमलेट बेच बेच कर ढेर सारे पैसे कमाने लगती है और कुछ महीनों बाद वो सुशीला को सारे पैसे चुका देती है और वो अपना एक घर लेती है। वो मधु को भी अपने पास बुला लेती है और दोनों सहेलियां एक साथ रहने लगती हैं। मधु बड़े होकर अच्छी जॉब पर लगती है और स्वरा भी अंडा ऑमलेट को बड़े बड़े ढाबे हर शहर और गांव में खोलती है और ढेर सारे पैसे कमाकर वो बहुत अमीर हो जाती है। एक अनाथ लड़की ने आखिरकार सबको साबित कर ही दिखाया कि हिम्मत रखने से और जी तोड़ मेहनत करने से हर कोई जीवन में सफल हो सकता है। दयानंद के 2 बेटे होते हैं। दयानंद अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तभी एक दिन वो अपने छोटे बेटे चिराग और बड़े बेटे गौरव को बुलाता है और उनसे कहता है, अरे चिराग बेटा, गौरव बेटा, मैं कितने दिनों के मेहमान रह गया हूँ, ये तो खुद मुझे भी नहीं पता। इसलिए मैंने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं अपनी सारी जायदाद तुम दोनों में बांटते हुए जा रहा हूँ। 50% हिस्सा चिराग का होगा और 50% हिस्सा गौरव का होगा। वकील साहब आते ही होंगे अभी जायदाद के कागजात लेकर। दयानंद अपनी जायदाद का आधा आधा हिस्सा अपने दोनों बेटों के नाम कर देता है। उन दोनों की माँ भी बहुत सालों पहले इस दुनिया से उनको छोड़कर जा चुकी थी। थोड़े दिनों बाद दयानंद का भी स्वर्गवास हो जाता है और उसकी मौत के बाद गौरव जायदाद को बेचकर पैसे लेकर घूमने चला जाता है। वहीं चिराग ईमानदारी से जायदाद की जगह पर अपना एक ढाबा खोलता है। दयानंद के दोनों बेटों को बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना आता क्योंकि दयानंद खुद एक बावर्ची था और गांव में उसका ढाबा था, लेकिन बहुत महीनों पहले उसने वो बेच दिया था। पता नहीं गौरव भैया कहाँ चले गए हैं। मुझे लगा कि वो जायदाद के सही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो तो सारी जायदाद बेचकर कहीं चले गए। तभी चिराग का दोस्त मन्नू वहां आता है और बोलता है, यार चिरू, तू भी ना दूसरों के बारे में बहुत सोचता है। अरे अब तू तेरे ढाबे पर ध्यान देना। नया नया ढाबा खोला है, पता भी है कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं अब तेरे कंधों पर। हाँ मन्नू, मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन एक छोटा भाई होने के नाते बस थोड़ी सी चिंता हो रही थी। वो क्या है ना, भैया जाने अनजाने में बहुत कुछ कर बैठे हैं,
जो गलत होता है। चिराग को गौरव की चिंता सताती है, लेकिन वो अपने ढाबे पर ध्यान देता है और उसका दोस्त मन्नू उसकी खूब मदद करता है। लोगों को चिराग के हाथ का खाना खाकर बहुत मजा आता है और वो चटकारे लेते हुए खाना खाते हैं। अरे वाह वाह चिरू भाई, तुम्हारा और तुम्हारे खाने का क्या ही कहना। भाई इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी लुगाई भी नहीं बनाती। अरे मजा ही आ गया यार, सुबह सवेरे ये मस्त मस्त पाव भाजी खाकर। जी भाई साहब, ये लीजिए। अब इस पाव भाजी के बाद ये ठंडी ठंडी लस्सी पीजिए, मजा और भी दुगना तिगुना और चौगुना हो जाएगा। जहाँ एक तरफ चिराग अपने ढाबे के जरिए तरक्की कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ घूमने के चक्कर में गौरव सारे पैसे उड़ा देता है और शहर में अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलता है। उसके हाथ का खाना लोगों को इतना पसंद नहीं आता, इसीलिए उसका ढाबा कुछ खास चलता नहीं। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो शहर छोड़कर फिर से गांव जाना होगा। नहीं नहीं, मुझे अपने रेस्टोरेंट को सबसे शहर का फेमस रेस्टोरेंट बनाकर ही रहना है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और निरंतर काम करता ही रहूंगा। गौरव अब मेहनत मशक्कत करने लगता है। वहीं चिराग का ढाबा गांव में खूब मशहूर होने लगता है। चिराग कुसुम नामक एक लड़की से शादी भी कर लेता है और दोनों अपना सुखी संसार बिता रहे होते हैं। एक दिन अचानक से कुछ लोग दिन दहाड़े आकर गौरव का रेस्टोरेंट तोड़ने लगते हैं और तभी गौरव बहुत हैरान और दंग रह जाता है। ये क्या, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं, ये मेरा रेस्टोरेंट है। रुको, अरे रुको तो। तभी वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है और गौरव को कुछ पेपर्स दिखाते हुए कहता है, देख लिया ना, ये जिस जगह पर तूने अपना रेस्टोरेंट खोला है ये जगह गवर्नमेंट की है, इसलिए हमें इसे तोड़ना होगा। आपने परमिशन लिए बिना ही इसे बनाया? अरे अरे नहीं। गौरव बहुत चिंतित हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट को यूं टूटते देख उसे बहुत बुरा लगता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मैं तो पूरी तरह कंगाल हो गया हूं अभी। मेरे पास गांव जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। गौरव शहर से वापस गांव चला जाता है और वो चिराग के पास आता है। आखिरकार उसके घमंड को हालातों के सामने घुटने टेक नहीं पड़ते हैं। मुझे माफ कर दे चिराग, मैंने कुछ सोचा नहीं और बस निकल गया, लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे कुछ दिन तेरे यहाँ रहने दे भाई। अगर तुझे कोई ऐतराज न हो तो क्या मैं तेरे ढाबे पर काम कर सकता हूँ? अरे जी बिल्कुल गौरव भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा ढाबा मेरा ही नहीं आपका भी है। अरे थैंक यू मेरे भाई। गौरव अब चिराग के घर पर रहने लगता है और चिराग और गौरव दोनों एक साथ ढाबे पर काम करने लगते हैं। चिराग के ढाबे पर भीड़ देखकर गौरव को बहुत जलन महसूस होती है। हमेशा उसकी नजर ढाबे के कैश ड्रॉर पर होती है जो हमेशा भरा हुआ रहता है। मानना पड़ेगा, इस चिराग के बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया। इसके ढाबे पर तो दिन भर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता है, ऊपर से ये पैसों का ड्रॉर, ये भी भरा भरा ही रहता है। चिराग की तरक्की देखकर गौरव की नीयत बदल जाती है। चिराग की बीवी कुसुम अपने जेठ के बदलते हाव भाव देख लेती है। वो जब भी उससे देखती तभी गौरव की नजर बस अलमारी के लॉकर पर ही होती। ये आखिर चल क्या रहा है? हाँ, जेठ जी के दिमाग में मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पूरी बात जाने बिना मैं चिराग जी से भी कुछ कह नहीं सकती। अरे कुसुम, आज वो गाजर का हलवा बनाओ, तुम तो मुझसे भी अच्छा बनाती हो। गौरव भैया को गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है। घी खत्म हो गया है ना? रुको, स्टोर रूम में 7 से 8 कनस्तर पड़े हैं, मैं अभी एक लाता हूँ। राशन से भरा हुआ स्टोर रूम देखकर गौरव के मन में और भी लालच जाग जाता है। गौरव अब तय कर लेता है कि वो चिराग को लूट कर भाग जाएगा, क्योंकि वो समझ जाता है कि चिराग अब दिन ब दिन पैसे वाला होता जा रहा है। अब बस, अब 3 दिन और, फिर मौका देखते ही मैं चिराग के पैसे लूटकर भाग जाऊंगा यहाँ से और ऐशो आराम से जीऊंगा। 2 दिन बाद सभी गांव के महोत्सव में गए होते हैं और घर और ढाबा दोनों खाली होते हैं। तभी गौरव घर की अलमारी के लॉकर से पैसे चुराता है और ढाबे पर जाकर भी ड्रॉर में से सारे पैसे एक बैग में भर लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी मन्नू ये सब देख लेता है और वो तुरंत फोन कॉल करके चिराग को ये सब बता देता है और गौरव को रोक लेता है। रुक जाइए गौरव भैया, इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे हम आपको। क्या मतलब है तुम्हारा मन्नू?
तभी वहां पर चिराग और कुसुम आ जाते हैं और वो दोनों गौरव की तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। गौरव बहुत घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। चिराग, वो मैं क्या भैया? मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी घिनौनी हरकत करेंगे। मुझे तो इन पर पहले से ही शक हो गया था। अरे कम से कम चिरू की मेहनत की तो इज्जत कर ली होती। ये दिन रात सुबह शाम मेहनत करता है। अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो आप मुझे खुद से मांग लेते। यूं चोरी करने की क्या जरूरत थी गौरव भैया? बस अब बहुत हो गया। अब मैं आपको और सहन नहीं कर सकता। चिराग और मन्नू गौरव के हाथों से सारा सामान छीन लेते हैं और उसे घर के बाहर निकाल देते हैं। गौरव अब यहाँ से वहाँ दर दर भटकने लगता है और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। चिराग और कुसुम भी वहाँ पहुँचते हैं। आपके भाई को बहुत मेजर और सीरियस इंजरीज हुई हैं, इसलिए अब उनका ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए टोटल 1 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। 1 लाख? चिराग बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है, लेकिन वो क्या करता? आखिर खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता ही होता है। वो अपने भाई के ऑपरेशन के लिए अपनी जमा पूंजी में से 1 लाख रुपए निकालता है और गौरव का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो सही सलामत हो जाता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और उसे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। चिराग, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैंने तेरे साथ इतना गलत किया, उसके बावजूद भी तूने मेरे लिए इतनी मोटी रकम भरी। मैं तुझसे वादा करता हूं, आज से मैं अच्छे से रहूंगा और मेहनत करके कमाऊंगा और ईमानदारी से जीऊंगा। हाँ भैया, मैं भी यही तो चाहता था। उस दिन के बाद से गौरव पूरी तरह बदल जाता है और वो अब ईमानदारी से चिराग के साथ काम करने लगता है। दोनों भाई मिलकर खूब सारे पैसे कमाते हैं और आगे जाकर ढेरों ढाबे खोलते हैं। प्रीतमपुर कहकर एक गांव में उदय नामक एक गरीब आदमी रहा करता था। गांव में इस बार गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसी गर्मी के कहर से गांव वालों को छुटकारा देने के लिए उदय गांव में पेप्सी बेचता, वो भी केवल 2 रुपए में। ले लो पेप्सी ले लो, केवल 2 रुपए में सारी तरह तरह के जूसी फ्लेवर, जिन्हें चख कर आपका दिन क्या पूरा साल बन जाएगा। आइए ले लो। उदय के ठेले पर रखी रंग बिरंगी और अलग अलग प्रकार के पेप्सी को देखकर सबकी जीभ लपलपाने लगती है और सभी उसके ठेले के यहाँ आकर पेप्सी पीने लगते हैं और उन्हें वो पेप्सी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, आहा यार उदय, ये पेप्सी तूने बनाई है अपने हाथों से? हाँ भाई साहब। यार उदय, क्या पेप्सी है यार। ये आम और ऑरेंज के फ्लेवर वाली पेप्सी चखकर तो मजा ही आ गया। हाँ, अगर कहीं स्वर्ग है तो वो उदय के 2 रुपए की पेप्सी में ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदय के ठेले पर रोजाना तपती धूप में ग्राहकों की भीड़ लगती। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी उसकी पेप्सी के दीवाने होते। उदय बाजार में मिलने वाली बाकी पेप्सियों की तरह मिलावट नहीं करता। वो शुद्ध और साफ ढंग से पेप्सी का उत्पादन करता और वो भी अपने घर पर ही। उसके पास एक छोटा सा फ्रिज था। वो उसी में सारे जूस को प्लास्टिक की छोटी थैलियों में बंद कर उन्हें पेप्सी का आकार देकर फ्रिज में रख देता। चलो, अब सारे फ्लेवर्स तो बन गए हैं। अभी बनाता हूँ ब्लूबेरी फ्लेवर और गुआवा फ्लेवर। मेरे सभी ग्राहक मेरी पेप्सी चखकर बीमार नहीं, उल्टा तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि मैं ईमानदारी से फलों का जूस निकालकर उन्हें पानी जितना पतला बनाकर उनकी पेप्सी बनाता हूँ। उदय साफ चीनी और साफ पानी इस्तेमाल करता। वो अपने ग्राहकों की सेहत की बहुत चिंता करता और इसीलिए पेप्सी बनाने की विधि में लगने वाले सारे पदार्थों को साफ ही रखता। उसके पेप्सी ठेले पर अब दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जाती। कभी कभी शाम तक तो सारी पेप्सियां खत्म ही हो जाती। गांव में सभी को उदय की पेप्सियों का टेस्ट बहुत पसंद आने लगता है और उसी कारण उसके ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। वहीं उदय की पेप्सी का दाम भी ज्यादा नहीं था, जिसके चलते सभी उस बात का भी आनंद और फायदा उठाते। अब उदय के 2 रुपए की पेप्सी के कारण गांव में कोई भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। गांव में सिर्फ एक ही कोल्ड ड्रिंक कंपनी थी, जिसका मालिक था राजवर्धन। उसकी कोल्ड ड्रिंक्स को जब वो गांव की दुकानों में सप्लाई करता, तभी कोई भी दुकानदार उन्हें खरीदने के लिए राजी नहीं होता। नहीं, हम ये कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदना चाहते। गांव में उदय 2 रुपए पेप्सी वाले के कारण कोई भी गांव वाला कोल्ड ड्रिंक खरीदना नहीं चाहता।
ऐसे में हम इन कोल्ड ड्रिंक्स को खरीद कर इनका क्या करेंगे? लेकिन थोड़ा सा माल तो ले लो, क्या पता ग्राहक आ जाएं खरीदने। अरे ना ना बिरजू भाई, हम ये ना खरीद सकते। बोल दो अपने बॉस राजवर्धन जी से, अब से हमें आपकी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक का माल नहीं चाहिए। लगभग गांव के सभी दुकानदार राजवर्धन के आदमी बिरजू को ये कहते हैं। जब बिरजू कंपनी में आकर राजवर्धन को ये सब बताता है तभी हाँ साहब, वो लल्लू उदय पेप्सी वाला 2 रुपए में पेप्सी बेच रहा है। सुना है उसकी पेप्सियां बहुत ही अच्छी होती हैं, इसलिए पूरा गांव उस पर लट्टू हुए जा रहा है। और यही है वो वजह जिसके कारण कोई भी हमारी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहता। अच्छा, तो ये बात है। वो 2 टके का उदय पेप्सी वाला 2 रुपए में पेप्सी बेच रहा है ना, तो अब मैं भी पेप्सी बेचूंगा, वो भी 2 नहीं 1 रुपए में। हम अब कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, पेप्सी का उत्पादन करेंगे। ये आप क्या बोल रहे हो साहब? हाँ बिरजू, मैं सच में ये कह रहा हूं। लेकिन साहब, आपको पता है ना, उस उदय पेप्सी वाले ने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली है। ऐसे में अगर आप पेप्सी बेचने जाओगे तो लोग आपको और आपकी पेप्सी को स्वीकार पाएंगे? क्या सच में आपको ऐसा लगता है? उदय के होते हुए तो वो लोग मुझे नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन जब उदय ही नहीं रहेगा तब तो उन्हें ना चाहते हुए भी पेप्सी की प्यास बुझाने के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। अरे वाह साहब, क्या गजब का प्लान बनाया है आपने। लेकिन आप उस उदय का क्या करोगे जिसके चलते वो गायब हो जाएगा गांव से? हम उसे किडनैप करके रखेंगे और सभी को लगेगा कि वो शहर चला गया है पेप्सी बेचने। अरे वाह 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 वाह, एकदम लल्लन टाप प्लान है। राजवर्धन के आदमी एक दिन उदय को उसके घर से ही अगवा कर लेते हैं और उसे किडनैप करके कंपनी के एक बंद कमरे में रखा जाता है। राजवर्धन और बिरजू अब गांव में अपनी छोटी सी पेप्सी शॉप खोल लेते हैं और वो दोनों वहां पेप्सी बेचते हैं। लोगों को सच में यही लगता है कि उदय शहर जा चुका है, इसीलिए वो राजवर्धन की पेप्सी ही लेते हैं। हालांकि राजवर्धन की पेप्सी का टेस्ट उदय की पेप्सी जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी सभी अपनी पेप्सी की प्यास बुझाने के लिए राजवर्धन के यहाँ की पेप्सी ही खरीदते। ये लो भाई, तुम्हारी काले रंग की, तुम्हारे लाल और तुम्हारी पीले रंग की पेप्सी। अरे भाई राजवर्धन भाई साहब, आपकी पेप्सी उदय भाई के बराबर तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी ही है। हाँ भाई, अब क्या ही करें, इस गर्मी से राहत पाने के लिए चाहे किसी की भी पेप्सी मिल जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन उदय भाई को यूं हमें बिना बताए शहर नहीं जाना चाहिए था। दरअसल वो उनके भाई का भी वहां पर पेप्सी का बिजनेस है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी शहर जाकर वहां चला जाऊं और अपने भाई के साथ ही पेप्सी बेच लें। राजवर्धन और बिरजू दोनों ग्राहकों को उदय के बारे में झूठी खबर देते हैं और ग्राहकों को उनकी बात पर विश्वास भी हो जाता। लेकिन हकीकत में तो बेचारा उदय बंद कमरे में किडनैप्ड होता है। वो चाहकर भी वहां से निकल नहीं पाता। मुझे अच्छी तरह पता है ये सब राजवर्धन और उसके चेले बिरजू की करामात है। उन्हें मुझसे जलन हुई होगी, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ये किया। लेकिन मुझे जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन मैं कैसे निकलूं? यहां पर तो ये आदमी दरवाजे के बाहर ही तैनात खड़े हुए हैं। तभी उदय की नजर फर्श पर लगे एक निशान पर जाती है। वो असल में एक दरवाजा होता है जिसे तोड़कर अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते से कोई भी बाहर जा सकता है। अरे वाह, इस टीले को तोड़कर तो मैं भूमिगत रास्ते से बाहर निकल सकता हूं। लेकिन ये काम मैं कैसे करूं? ये आदमी तो दिन भर बाहर ही खड़े रहते हैं। उदय बहुत बार उस फर्श को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल ही रह जाता है। लेकिन एक दिन वो देखता है कि राजवर्धन के आदमी बाहर बैठकर हेडफोन्स पर गाने सुन रहे हैं और तभी यही है वो सुनहरा मौका जिसका इस्तेमाल करके मैं इस जगह से भाग सकता हूं। ये फर्श तोड़ूंगा तो उन्हें आवाज भी नहीं आएगी, क्योंकि वो दोनों तो गाने सुनने में मगन हैं। उदय उस फर्श को तोड़कर भूमिगत रास्ते से कंपनी के बाहर निकलता है और तभी वो जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या? ये इस कंपनी में तो
पेप्सी को बहुत ही गंदी तरह बनाया जा रहा है। गंदा पानी, गंदी चीनी और गंदे दूध से पेप्सी बना रहे हैं ये लोग। इसका मतलब यही पेप्सी अब राजवर्धन और बिरजू बाजार में बेच रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे राजवर्धन का पर्दाफाश करना होगा। उदय फौरन पुलिस स्टेशन जाता है और राजवर्धन की कंप्लेंट फाइल करता है। पुलिस राजवर्धन की कंपनी में जाकर सारा सच अपनी आंखों से देख लेती है। राजवर्धन और बिरजू जो खुशी से पेप्सी बेच रहे होते हैं, तभी उनके सामने पुलिस और उदय आते हैं। ये उदय यहाँ पर कैसे आया यहाँ पे? अब तेरा राज खत्म हो चुका है राजवर्धन। उदय सभी गांव वालों को राजवर्धन के पेप्सी के पीछे का राज बताता है और ये भी बताता है कि उसे राजवर्धन के आदमियों ने किडनैप कर रखा था। सभी गांव वाले राजवर्धन को चप्पल से कूटते हैं और फिर उसे और बिरजू को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। थोड़े दिनों बाद राजवर्धन के पेप्सी का बुरा असर कुछ लोगों को होने लगता है। उनकी तबीयत बुरी तरह खराब होने लगती है, लेकिन तभी उन्हें सरकारी इलाज दिया जाता है और सभी ठीक हो जाते हैं। उदय अब अपना एक छोटा सा पेप्सी ढाबा खोलता है, जहां पर वो पेप्सी बेचकर खूब पैसे कमाता। उदय की वापसी से सभी गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। पार्थ शहर में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता है। वहीं गांव में उसके माता पिता यशोमती और बलराज रहा करते। पार्थ के ऑफिस में एक अंग्रेजन क्लाइंट आती है जिसका नाम लीजा होता है। वो कुछ दिनों के लिए शहर में रहने आई होती है। दोनों रोजाना मिलने लगते हैं और मिलते मिलते यूं ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पार्थ उसे प्रपोज करता है और दोनों मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं और गांव में वीडियो कॉल करते हैं। तभी नमस्ते माई जी, पप्पू जी। ओफो लीजा, पप्पू नहीं पापा जी। ओ सॉरी पापा जी। कैसी है तुम दोनों? सब बढ़िया है ना? सेहत कैसी है? पार्थ बेटा, हम बीमार थे तो क्या हुआ? तूने हमें वहाँ बुलाना जरूरी क्यों नहीं समझा? हम तो तेरे माता पिता है ना। और सारी भारतीय लड़कियां छुट्टी पर चली गई थी क्या, जो तू ये अंग्रेज लड़की लीजा इसे अपनी बीवी बना लाया घर पर? पापा, लीजा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए ना, प्लीज। हाँ चल, अब ज्यादा बन मत। जुग जुग जियो तुम दोनों। हमारी जरूरत पड़े तो बोल देना। वैसे भी तू तो हमें अपने पास कभी बुलाएगा नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या। माँ, ये शहर है, यहाँ के तौर तरीके गांव से बहुत अलग हैं। अरे तू यहाँ के प्रदूषण भरे वातावरण में नहीं रह पाएगी। बलराज और यशोमती दोनों लीजा को ऑनलाइन ही अपना आशीर्वाद दे देते हैं। लीजा और पार्थ दोनों शहर में एक खुशहाल शादीशुदा जीवन गुजारने लगते हैं। लेकिन लीजा के आने के बाद बेचारे पार्थ को देसी खाने की बहुत याद आने लगती है, क्योंकि अब उसकी काम वाली बाई की लीजा ने छुट्टी कर दी थी। उसे ना चाहते हुए भी रोजाना अतरंगी अतरंगी नामों वाले अंग्रेजी डिशेस खाने पड़ते, जिनसे उसका ठीक से पेट भी नहीं भरता। ये है लंदन की स्पेशल डिश बैंगर्स एंड मैश। इसे मैंने अनियन ग्रेवी के साथ सर्व किए हैं, जिससे ये और भी टेस्टी होते हैं। काओ काओ, यू विल लव इट हनी। यस स्वीटहार्ट। रखो रखो, मैं तुम्हें अपने नाजुक नाजुक कोमली कोमली हैंड से खिलाती हूँ, एकदम रोमांटिकली बेबी। ओह यस बेबी। लीजा पार्थ को वो डिश अपने हाथों से खिलाती है, लेकिन बेचारे पार्थ से रोजाना अलग अलग प्रकार का मीट और अजीबोगरीब डिशेस खाए नहीं जा रहे थे। वो रोज रात को ब्रश करते समय उल्टियां करता, लेकिन ये सब वो लीजा से छुपाता ताकि उसे बुरा न लगे। वहीं लीजा अपनी रसोई को एकदम गंदे तरीके से रखती। वो सारे बर्तन ऐसे ही रख कर सो जाती। पूरी रसोई में यहाँ से वहाँ कॉकरोच और चूहे टहलते और सारा खाना खराब करते, लेकिन लीजा इन सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। एक दिन जब लीजा अपनी सास यशोमती को वीडियो कॉल करती है, तभी ये देखो माँ जी, मैंने आज बनाया है टॉफी पाई। यह एक इंग्लिश स्वीट डिश है। अगर आप भी यहाँ होती तो मैं आपके लिए भी बना के खिलाती थी। हाय 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 हाय, तू ही खा वो अंग्रेजों वाली डिश और फिस। तू पहले मुझे अपनी रसोई दिखा, जरा देखूं तो कितनी सुंदर तरह से सजा रखा है तूने अपनी रसोई। ओह ये जी, क्यों कहीं अब आई मीन क्यों नहीं, वन सेक।
लिजा यशोमती को अपनी पूरी रसोई दिखाती है, जिसमें वो कॉकरोचेस को घूमते हुए भी दिखा देती है। जाने अनजाने में यशोमती अपनी अंग्रेजन बहू की रसोई देखकर हैरान और दंग रह जाती है। हे भगवान, ये रसोई है या कबाड़ खाना? छी 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 छी। अरे बहू, इस तरह से अगर अपनी रसोई रखेगी तो तू और पार्थ दोनों बुरी तरह बीमार हो जाओगे। कॉकरोच और कीड़े मकोड़ों के लिए खुला मैदान बना दिया है तूने तो। माँ जी, आप भी ना ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रही है। इट्स ऑल राइट, कॉकरोचेस एंड मॉस्किटोज आर सो यम्मी। आई जस्ट लव देम। एक लपड़ लगाऊंगी, सारा नशा उतर जाएगा। अब तू अंग्रेज नहीं रही, एक भारतीय बहू है, तो तू उस हिसाब से रहना सहना सीख ले बहू, और अपनी रसोई को एकदम चकाचक रखा कर, वरना मैं वहां पर आकर तेरे गाल लाल कर दूंगी। रंग से नहीं, अपने इन हाथों से। हाँ, हथौड़े समान हाथों से। ओके माँ जी, अंडरस्टूड। लिजा यशोमती की कही गई बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती है और वो अपनी रसोई को बहुत गंदा रखती है। कभी कभी मसाले में स्वाद आए इसीलिए कॉकरोच या कीड़े को भी कढ़ाई में डाल देती है। इन सब से उन दोनों की तबीयत बुरी तरह खराब हो जाती है और वो दोनों बहुत बीमार हो जाते हैं। यशोमती और बलराज को जब ये सब पता चलता है तब वो झट से ट्रेन में बैठकर शहर आ जाते हैं और घर आने के बाद, क्यों री अंग्रेजन बहू, तुझे मैंने समझाया था ना, देख लिया क्या नतीजा हुआ मेरी बात ना मानने का। सच में तुम दोनों का कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी माँ जी, प्लीज हम दोनों को ठीक कर दो। डॉक्टर को बुलाने के पहले हमने आपको बुलाया है माँ, प्लीज अब हम दोनों को आप ही ठीक कर सकती हो। पार्थ के पापा, जाइए जल्दी से, मैं जो लिस्ट लिख के दे रही हूँ वो सारा सामान लेकर आइए। हाँ, नीचे के दुकान से। हाँ यशोमती। यशोमती बलराज को सामग्री की लिस्ट लिख कर देती है। बलराज वो सारा सामान लाने चला जाता है और उस सामान को लाने के बाद यशोमती अपने देसी गांव के नुस्खों को अपनाकर लिजा और पार्थ को काढ़ा और अलग अलग प्रकार का खाना बनाकर खिलाती है, जिससे उन्हें बहुत राहत मिलती है और वो 3 दिनों में एकदम फिट और फाइन हो जाते हैं। तभी पार्थ उनसे कहता है, माँ अब आप और पापा यहीं रहो, क्योंकि मैं अंग्रेजी खाना नहीं खा सकता। हाँ माँ जी, मुझे भी इंडियन फूड कैसे बनाते हैं वो सीखने हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने हैं मुझके। प्लीज डोंट गो, स्टे हियर। ठीक है बच्चों, हम यहीं रहेंगे। यशोमती अब अपनी अंग्रेज बहू लिजा को रसोई एकदम साफ करके चमका कर दिखाती है और तो और अब वो रोजाना उसे इंडियन खाना भी बनाना सिखाती है। लिजा इंडियन खाना बहुत अच्छे से बनाने लगती है और सभी को वो बहुत पसंद आता है। वाह लीजा, क्या समोसे बनाए हैं यार तुमने तो। हाँ माँ, आप तो कमाल की टीचर निकली, और लीजा तुम भी एक बेस्ट स्टूडेंट बन गई। थैंक यू। बहू अब तुझे मैं रोजाना ऐसे ही भारतीय खाना बनाना सिखाऊंगी, जिसके बाद तू पूरी तरह से भारतीय हो जाएगी। हाँ हाँ, यशोमती बिल्कुल सही कह रही है, ये बहुत सही आइडिया है। यशोमती लिजा को साड़ी पहनना, पूजा पाठ करना और स्पष्ट हिंदी बोलना भी सिखाती है। इस तरह से लिजा एक अंग्रेजन से हिंदुस्तानी बन जाती है। कॉलोनी में कुकिंग कंपटीशन की घोषणा होती है, तभी यशोमती और लिजा दोनों उसमें पार्ट लेते हैं और उस कंपटीशन को जीतते हैं। सभी औरतें दंग रह जाती हैं। बाप रे, देखो तो ये लड़की एक अंग्रेज होकर भी इतना बढ़िया भारतीय खाना बनाती है, सच में मानना पड़ेगा। अंग्रेज होकर भी एकदम हिंदुस्तानी बहू लग रही है। इसकी सास ने इसे खूब अच्छे से बदला है। हमें तो ऐसे ही लगता है। हाँ हाँ, कुछ दिनों पहले तो इसके घर से रोज मीट की बदबू आती थी। अभी मीठे हलवे और मसालेदार खाने की खुशबू आती है। अभी इसकी रसोई भी दूर से चमकती है। यशोमती और लिजा को ये सब सुनकर बहुत आनंद आता है। वो दोनों ट्रॉफी को घर ले आते हैं। बलराज और पार्थ अब साथ में कारोबार करने लगते हैं और एक दिन दोनों सास बहू पार्थ और बलराज से कहते हैं, पार्थ, पापा जी, हमने सोचा है कि हम अपना एक छोटा सा ढाबा खोलेंगे। हाँ पार्थ, लीजा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। थोड़े समय में बहुत अच्छे से भारतीय खाना बनाना उसने सीख लिया है, और वो भी इतने अच्छे तरीके से। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों सास बहू की जोड़ी मिलकर एक ढाबा खोलेंगे। वाह वाह यशोमती, लीजा बहू, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। हाँ माँ, ये तो बहुत ही सुपर्ब आइडिया है।
आप दोनों जरूर खोलो अपना ढाबा। इनफैक्ट मैं और पापा भी आप दोनों की हेल्प करेंगे ढाबे को सेट करने में। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर ढाबा खोलते हैं जिसमें वो स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और बेचते हैं। एक अंग्रेजन को इतना अच्छा देसी खाना बनाते देख सभी ग्राहक आश्चर्यचकित रह जाते हैं और थोड़े ही समय में लिजा बहुत फेमस भी हो जाती है। यशोमती और लिजा ढाबे से बहुत अच्छी कमाई करते हैं और दोनों सास बहू मिलकर खूब आगे जाते हैं। गोकुल नगर में सुहासिनी देवी अपने पति संग्राम सिंह और बेटे सुशांत और ननद अर्चना के साथ रहती है। सुहासिनी बहुत ही पूजा पाठी औरत है और घर में सभी शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाते हैं। एक दिन उसका बेटा सुशांत चाइना की ट्रिप पर जाता है और जब वो वापस लौट आता है तभी उसे देख उसकी माँ, बुआ और पापा तीनों के होश उड़ जाते हैं। उसने एक चाइनीज लड़की मिमी से शादी की होती है। मिमी की मांग में सिंदूर होता है और गले में सुशांत के नाम का मंगलसूत्र। नी हाओ। हैं? जय चाइनी गुड़िया के कह रही है? अरे हम तो सुबह ही नहा चुके हैं, तू हमें अब क्यों नहाने के लिए कह रही है? अरे नहीं नहीं बुआ, मिमी का कहने का मतलब है हेलो। जैसे हम भारतीय नमस्ते कहते हैं वैसे ये चाइनीज नी हाओ कहते हैं। एक उल्टे हाथ की दूंगी ना तो तेरा सारा नी हाव और पी हाव निकल जाएगा, समझ गया ना तू? बेवकूफ कहीं का, तू इस चाइनी लड़की को किस नूडल्स के पैकेट से निकाल कर लाया है? सुशांत बेटा ये सब क्या है? पापा, चाइना की ट्रिप के दौरान मैं मिमी से मिला और फिर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वहाँ चाइनीज रीति रिवाजों से हम दोनों ने शादी कर ली। मिमी के माँ पापा बूढ़े हैं इसलिए वो यहाँ कुछ दिन बाद आएंगे इससे मिलने। सुहासिनी और संग्राम गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वो दोनों मिमी को बहू के रूप में स्वीकारने से इनकार कर देते हैं। चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मैं इस चाइनीज लड़की को अपनी बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकारूंगी, कभी नहीं। और मैं भी। सुशी, अब मेरे को माफ कर दो, मैं भूल गया कि मुझको गोचू माँ और घचुर जी के फीट टच करनी है। आई एम सॉरी सुशी। अरे भोली सी गुड़िया, घचू माँ नहीं, सासू माँ, और घचुर जी नहीं, ससुर जी। बदतमीज लड़की। और मेरे बेटे का नाम सुशांत है, सुशी नहीं। इसे अपनी चीनी नाम देने की जरूरत भी मत करना। सासू माँ, पैर तो देखो ना, मुझकी आशीर्वाद लेनी है तुम दोनों की। चली जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई आशीर्वाद, ओफो, मेरा मतलब आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, समझ गई तुम? सुहासिनी और संग्राम गुस्से से अपने कमरे में चले जाते हैं। मिमी उदास हो जाती है, तभी सुशांत उसे सांत्वना देता है। डोंट वरी मिमी, माँ और पापा दोनों गरम दिमाग के हैं। तो मैं उन्हें फ्रिज में बंद कर देती है ना, उन दोनों की दिमाग गरम से ठंडी हो जाएगी फिर, है ना कूल आइडिया? गरम दिमाग मतलब गुस्से वाले। ओह, यू मीन एंग्री बर्ड्स। यस बेबी, उनका गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाएगा, देखना तुम। सुशांत और मिमी दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब सुहासिनी धूपदानी से पूरे घर में धूप फैला रही होती है तभी उसे एक अजीब सी बू आती है और जब वो रसोई की ओर जाती है तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिससे वो भयभीत होकर उसके हाथ की मिट्टी की धूपदानी गिरकर टूट जाती है। हाय राम 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 राम। सुहासिनी देखती है कि उसकी चाइनीज बहू रसोई में दीवार पर चल रही छिपकली पकड़कर और बेसिन में टहल रहा कॉकरोच पकड़कर उसका सूप और सब्जी बना रही है। सुहासिनी की चिल्लाहट सुनकर संग्राम, अर्चना और सुशांत भी वहां आ जाते हैं और वो लोग भी मिमी को ये सब बनाते हुए देखकर घबरा जाते हैं। मिमी, मैंने तुम्हें ये सब यहाँ पर बनाने के लिए मना किया था ना, तो फिर भी तुमने ये सब बना ही लिया। उसमें क्या गलत बात है, मैं तो बस सबके लिए खाना बना रही है। आज मेरा फर्स्ट रसोई की रस्में है ना डार्लिंग। यू ओनली सेड मी लास्ट नाइट सुसु, ओ आई मीन सासुमा, ससुजी। ये लो कॉकरोच सूप, लिजर्ड फ्राई, अर्थवॉर्म नूडल्स और ये है मेढक का हलवा, है ना एकदम बढ़िया पदार्थ था।
तभी गुस्से में आकर सास सुहासिनी मिमी को बेलन से मारने लगती है और वो सारा खाना डस्टबिन में फेंक देती है। ओए माँ, सासू माँ, आपने मुझे इतना क्यों मारी? मैंने क्या किया इतना रॉन्ग? अरे अकल की अंधी, अगर इस घर में रहना है तो ये सब बंद करना होगा। यहाँ पर सिर्फ भेज खाना ही बनता है। भेज यू मीन भेजा फ्राई? ओह ये सुशी, तुम किसी का भेजा लाओ, मैं सासू माँ को फ्राई करके खिलानी है। ओफो मिमी, वेज खाना मतलब वेज खाना, वेजिटेरियन फूड। अगर तुम्हें इस घर में रहना होगा तो वेजिटेरियन फूड ही बनाना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाया जाता है। दैट्स व्हाई आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग मिमी, माय लव। अरे अपना लव लपाटा बाद में करो, लेकिन अभी क्या करना है वो बताओ। भाभी, आपकी बहू ने जो चाइनीज रायता फैलाया है उसे तो 1000 गंगा जल की बोतलें भी नहीं समेट पाएंगी। मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर शुद्धिकरण कराता हूँ घर का। आई एम सॉरी सासू माँ खाजूर, आई मीन ससुर जी। मैं वादा करती हूँ कि मैं कल रात से एक न्यू बिगिनिंग करेगी और ओनली इंडियन वेजिटेरियन फूड मैं पकूंगी, आई मीन पकाऊंगी। मिमी, कल रात नहीं, सुबह से। मॉर्निंग मीन्स सुबह इन हिंदी। Oh, all right. So sorry guys. कल सुबह से आप लोग मेरा बैड लव देखोगे। अरे बैड लव तो बुरा प्यार को कहते हैं ना। बुआ, क्या आप भी नमक मिर्च लगा रही हो? मिमी कहना चाहती है बदलाव। इस तरह अगले दिन पंडित जी आकर पूरे घर का शुद्धिकरण करते हैं और उसके बाद चाइनीज बहू मिमी इंडियन साड़ी पहनने लगती है और सर पर घूंघट भी ओढ़ती है। वो लड्डू बनाकर मंदिर में भोग लगाती है और सास सुहासिनी और बुआ अर्चना संग आरती करती है। अरे वाह मिमी बहू, तूने तो सच में कमाल कर दिया, एकदम अलग ही रूप लेकर आई है। ये लड्डू तो सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। भाभी, अरे आज तक इतने सालों में आप जितनी अच्छी चाय नहीं बना पाई, इस चीनी डॉल ने पहली बारी में ही एकदम कमाल धमाल वाली चाय बनाई है। ओ अर्चना, ज्यादा बकर बकर मत कर, समझ गई ना? हाँ, किसी ने सच ही कहा है, सच का स्वाद हमेशा कड़वा ही होता है। क्यों मिमी बहुरिया? थैंक यू भो जी सासू माँ। भो, मैं कोई कुतिया नहीं जो मेरा नाम भो रखो। हाँ, बुआ हूँ मैं तेरी, बुआ बोल बुआ। ओके सॉरी बुआ जी, आप एकदम चीनी की तरह स्वीट हो, चीनी चू चू। क्यों मेरी बहन के पीछे पड़ी हो सुबह सवेरे सुहासिनी? मिमी लगातार YouTube देखकर धीरे धीरे सारा इंडियन खाना सीख जाती है और एक दिन मोहल्ले में एक कुकिंग कंपटीशन होता है। तभी उसमें मिमी भी हिस्सा लेती है और वो स्वादिष्ट छोले, पूरी और सूजी का हलवा बनाती है और जजेस एक चाइनीज बहू को इतना बढ़िया भारतीय खाना बनाते देख हैरान रह जाते हैं। वाह 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 वाह, एक चाइनीज बहू हमारे भारत के खाने को इतने प्यार और लगन से बना रही है। मिमी जी, आपके हाथों का बना ये खाना सच में बहुत लजीज और जायकेदार है। यह कंपटीशन आप ही जीतती हो। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी नहीं, दुखी मतलब सैड। ऐसा कहो कि मैं बहुत खुश हूँ। ओह सॉरी, मैं बहुत खुश हूँ टुडे, ये। मिमी ट्रॉफी और 50 लाख रुपए का इनाम जीतती है, जिससे वो अपना एक रेस्टोरेंट खोलती है और उसमें वो सारा भारतीय खाना बनाती है और सभी उसके खाने के दीवाने हो जाते हैं। मिमी अपने जीवन में भरपूर तरक्की करने लगती है। ये देख कर उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश होते हैं और उन्हें उस पर बहुत गर्व महसूस होता है। मिमी बहू, जब तू इस घर में पहली बार आई थी तभी मैंने तुझे अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन तूने अपने आप को साबित कर दिया कि तू सच में एक बेस्ट इंडियन बहू बन चुकी है। अपने रेस्टोरेंट से नाम कमाकर हम सबका नाम रोशन कर दिया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी और तेरे सुशी की शादी एक बार भारतीय रस्मों रिवाजों से भी कर दूँ। बोल, क्या तू मेरे बेटे से फिर से शादी करेगी?
गरूर माँ जी गरूर। गरूर नहीं, जरूर कह मेरी प्यारी बहू। इस तरह आखिरकार चाइनीज बहू अपने भारतीय ससुराल वालों का दिल जीत ही लेती है और सुशांत और मिमी की भारतीय रस्मों रिवाजों से शादी हो जाती है और वो सभी एक खुशहाल और सुखमय जीवन एक साथ रहकर गुजारते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।